पढ़ाई करोगे सीरियसली हैं? नेट की प्रिपरेशन भी करोगे, जैसे कि नेट का एग्जाम। तो आप लोग तो पीजी करी चुके क्या? ऑन हो गया था, ठीक है। नेट भी दीजिएगा, तो यूपीएससी भी है, नेट भी, सब कोई भी एग्जाम दे सकते। यूरोप की कंपनी का भारत में आना, तो यूरोपीय कंपनियों का अगर नाम पीछे का दरवाजा खोलो और ये दरवाजा बंद करो। जो बच्चे हैं पीछे जाके बैठे, कहाँ गया डिस्टर्ब होगा ना, पीछे जाके बैठने क्या समझ। अभी भी बच्चे आ ही रहे हैं। हाँ वो बहुत, ये इसको बंद करो, इस दरवाजे को पीछे से इधर से बंद करो। ये बेटा इधर से बंद करो। इतिहास को समझने के लिए भूगोल को समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जगहों के नाम लिए जाए और मुझे पता ही ना हो कि वो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थित है वो, तो हम भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। एक बार अगर वो दिमाग में अगर हम मैप बनाएंगे और वहाँ फिट कर लेंगे तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए सबसे पहले आप अगर देखें तो इंडिया का आप दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे एक क्वेश्चन दक्षिण भारत, तो ये क्वेश्चन इधर क्या है, इधर है आपका यूरोप महाद्वीप। अगर आप भारत को किस महाद्वीप में क्या नाम है, छोटी सी बात, यानी कि एशिया महाद्वीप में भी बहुत सारे देश हैं, इसी तरह यूरोप में भी बहुत सारे देश हैं। अगर हम बहुत टॉपिक से, जैसे जो हमारे टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोपीय देशों का, तो अगर यूरोप में देखेंगे तो यहाँ यूरोप के विषय इसको भू मध्य कहा करता है, ठीक है। इंडिया में इधर नॉर्थ में आएंगे, उत्तर में, उत्तर भारत को कंट्रोल करता है एक जगह भारत की राजधानी से दिल्ली। कोई बाहर से आया और वहाँ सक्सेस हो, जैसे कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो फैक्ट्स को याद नहीं करने, आपको कॉन्सेप्ट समझ, फैक्ट अपने आप याद होता चला जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में और भावनात्मक ज्ञान अगर आपको हो जाएगा, फैक्ट्स आते चले जाएंगे। तो कोई बाहरी व्यक्ति, कोई बाहरी कंपनी भारत में आए तो सफल हो, तो उस हमको भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में और राजनीतिक स्थिति का
इसका अध्ययन इस तरह से कर सकते हैं कि दो शक्तियाँ, एक शक्ति होती है जिसको केंद्रीय शक्ति सेंट्रल, और एक होता है रीजनल क्षेत्रीय शक्ति। केंद्रीय शक्ति और जब तक भारत यूनाइट होगा, केंद्रीकृत होगा, तो जो आएगा उसको एक आदमी चलाना, एक से भारत इस समय सेंट्रलाइज। इस आज़ाद हुआ तो तब भी सेंट्रलाइज था, पता था कि पांडिचेरी के ऊपर अभी भी फ्रांस का कब्जा है, गोवा के ऊपर अभी भी पुर्तगाली का कब्जा है। तो आज़ाद होने के बाद भी बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़े भारत को। पांडिचेरी को भी हिंदुस्तान में मिलाया, गोवा को मिलाया 61 में। आज तो यूनिफाई है। अगर कहीं एक तरफ भी कोई अगर हमारे सीमा को टच करने का प्रयास करता तो हम तुरंत उसको एक भारत के रूप में उसको सामने, इस वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं करता। इस वजह से कोई डिस्टर्ब, हमारी सीमाओं को कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि सेंट्रल पावर एक सेना, 10 सेना नहीं है और 10 प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक? अगर यहाँ बन जाता है दिल्ली, तो यूरोप अच्छी तो वहाँ पर अपने सेंट्रल को तो समझ ना, क्षेत्रीय शक्ति और यानी कि 10 मतलब विभिन्न शक्तियाँ, मतलब डाइवर्टेड पावर नहीं होगा। तो देश जब एक होगा तो बाहरी शक्तियाँ हमारे देश में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दूसरा होगा कि आपस में अगर मनमुटाव नहीं होगा, आपसी झगड़े नहीं होंगे, तो भी किसी तीसरे को मौका इंटरफेयर करने का नहीं। तो नाम ले रहे हैं यूरोपीय कम्युनिटी, पुर्तगाल, दूसरा डच, दूसरा इंग्लैंड, चौथा फ्रांस। मेरी आवाज पहुंच रही पीछे से? क्या हुआ? तो बंद किया पीछे से आने के लिए। डच के बारे में जानते हैं आप? डच एक राज्य है, तो हॉलैंड और डच इसको मिलाकर एक राज्य बना नीदरलैंड। ठीक है, दोनों को मिलाकर बनाया गया नीदरलैंड। इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। ये आपका यूरोप है। तो इंग्लैंड के थोड़ा सा इंग्लिश चैनल है और इंग्लिश चैनल कह सकते हैं कि वेस्ट साउथ एक देश है। पहला प्रश्न होगा कि क्यों? कभी भी इतिहास पढ़िए, सबसे पहले क्यों? इतना दूर है वहाँ से यहाँ, क्या उस समय इतना डेवलपमेंट हो गया था? जैसे आज के ज़माने में कोई सूचना क्रांति तो हुई कि यहाँ क्या घट रहा है और यूरोप में क्या घट रहा है। यहाँ तो अभी तुरंत एक घटना घटी, यहाँ व्हाट्सएप फोटो खींचा और अमेरिका हो गया। तो कुछ परिवर्तन हुए हैं, जिसकी वजह से यूरोप के लोग वहाँ से बाहर निकले। यहाँ से इतिहास बदल जाता है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद इतिहास एक नया मोड़ है। खैर कुछ टॉपिक पर भी नहीं आते, अभी विश्व इतिहास में यहाँ पर। तो यहाँ पर आप मान चलिए, यहाँ पर अगर इंग्लैंड है, यहाँ पर नीदरलैंड है, यहाँ पर आपका स्पेन है, यहाँ पर पुर्तगाल है, यहाँ पर फ्रांस है,
यूरोप में। तो सबसे पहले जो देश आया वो आया ये तो बहुत आसान सी बात है। वास्को डी गामा कहते हैं भारत की खोज की वास्को डी गामा ने 1498 में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, भारत की खोज नहीं, भारत तो ऐसा था, भारत की खोज नहीं की थी, भारत पहुंचने के लिए एक नए मार्ग की खोज की। और नए मार्ग की खोज क्यों करनी पड़ी? यानी कि कोई पहले मार्ग रहा होगा जिससे व्यापार होता था, और उस मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हुई होगी, जिससे यूरोप के लोग एशिया से व्यापार, अभी हम इंडिया की बात नहीं कर रहा, एशिया की बात। एशिया में सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडिया भी है, तो जावा भी है, सुमात्रा भी है, कंबोडिया भी है, इंडोनेशिया भी है, श्रीलंका भी है, बर्मा भी है। और सिर्फ इंडिया में ही मसाला नहीं पैदा होगा, सबसे ज़्यादा मसाले इंडोनेशिया में पैदा होते हैं, सबसे ज़्यादा मसाले इंडोनेशिया में। तो यूरोप के लोग जो डिपेंड थे वो मसालों पे थे, मसालों में विशेषकर काली मिर्च को। भारत से भी बहुत कुछ मिलता था, भारत में भी काली मिर्च मिलता था, केरल अगर आप देखेंगे तो काली मिर्च ही है, काली मिर्च। लेकिन इंडोनेशिया का मसाला द्वीप था, तो ये व्यापार सतत चलता था, यानी कि यूरोप और एशिया। और वो मार्ग कौन सा था जिस मार्ग से व्यापार हुआ, ये आपको जानना। तो वो मार्ग जैसे मान लीजिए इंडिया है और ये आप लोग देखिए ना, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत आप देखेंगे उत्तर में कश्मीर, हिमालय पर्वत, और कहाँ तक चला नेपाल, ऐसे है हिमालय पर्वत। अब इससे हिमालय पर्वत पे आपका नेपाल बसा हुआ, उधर चले जाइए तो आपका चाइना है। कभी तो कहते हैं भारत ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी का काम करता है कि डायरेक्ट हमारे भारत पर जाना नहीं कर सकता, भारत को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। लेकिन इन्हीं रास्तों से जब ये जाएंगे तो और भी हिंदुकुश पर्वत जो अफगानिस्तान में, अगर आप अफगानिस्तान में जाते हैं तो अगर इस समय जा रहे हैं, पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, उस समय अफगानिस्तान तक भारत की सीमा, यानी कि भारत, अफगानिस्तान और भारत के बीच में नया देश आ गया पाकिस्तान। भारत में तक कब आया? 47 में, यानी कि अफगानिस्तान के बॉर्डर तक दोनों सीमा थी भारत की। पाकिस्तान बन गया तो एक नया देश आ रहा है। ये ऐसा नहीं कि ये ऊपर से अगर आप पढ़ेंगे तो ये ऊपर से चाइना ये सब कनेक्टेड है। आप सभी भारत समाज देखिए, इतना आप देखते हैं ना, देखते हैं अक्साई जी, इधर पाकिस्तान, ये सब बिल्कुल कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड। बस एक लाइन खींच दी गई कि बस इसकी इधर आना है, इसकी उधर आना। ये सब लाइनें बहुत बाद में जब इंटरनेशनल लॉ या कानून आने तक, पहले कौन सा पासपोर्ट और वीजा चलता था, तो सेंट्रल पावर थी जिससे परमिशन लेना कुछ नहीं। तो इस रास्ते से ये अफगानिस्तान, ईरान, इराक होते हुए और तुर्क जाएंगे। तुर्की की राजधानी क्या है इस समय? अंकारा। तो यहाँ तुर्की पहुंचेंगे, तुर्की के बाद फिर यहाँ पर एक जल संधि है जिसको बास्कोरस जल संधि कहते हैं। बास्कोरस जल संधि कहते हैं। इधर काला सागर है और इधर ये भूमध्य सागर, और उसके बाद इधर एक है जिसका नाम है कस्तूरबा, जो कि यूरोप में जिस समय आप पढ़ रहे थे, याद नहीं कि आप पढ़ रहे हैं 2023 में, और इस समय आपको इतिहास 1453 का पढ़ाया जा रहा है, यानी कि आज से करीब 600 साल पहले, 620 साल पहले, आज से 620-25 साल पहले की बात है। ठीक है, आज से इतिहास को देखिए,
इतिहास में बहुत लोग सन पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। एक बार अगर दिमाग में बैठ गया ऑर्डर और डिसऑर्डर, फिर कभी नहीं भूलो। जैसे आज से 1400 में पढ़ रहे हैं, यानी कि आज से 600 साल 600 2000 साल। तो यहाँ पर जो यूरोप था, यूरोप जो था उस समय 1400 ईस्वी में 2 भागों में बटा हुआ। इसको पहले एक भाग का रोमन साम्राज्य, फिर इसका बंटवारा हुआ। जैसे एक घर होता है, 2 लड़के होते हैं, कुछ दिन के बाद घर में 2 मालिक होता है। एक नीचे का एक भाई, दूसरे का। ऐसे रोमन साम्राज्य एक था किसी समय में, लोग एक का नाम था, और उस रोमन साम्राज्य पूरे रोमन साम्राज्य, और दूसरे का नाम था बाइजेंटाइन साम्राज्य। उसका केंद्र यूनान था, बाइजेंटाइन साम्राज्य का, और रोमन साम्राज्य का रोम। ये यूरोप देख रहे हैं ना, पूरा दिमाग में चल रहा है ना, यूरोप 2 पोर्शन। तो इस जब ये युद्ध हुआ तुर्की का बाइजेंटाइन साम्राज्य से, तो इस युद्ध में इस एरिया को जीत गया कांस्टेंटिनोपल कहते हैं, लोग कस्तूनिया कहते हैं, और बाद में इसका नाम जो है बदलकर मुस्तफा कमाल पाशा ने इस्तांबुल कर दिया। वो इस्तांबुल के नाम से, ठीक है, इस्तांबुल अभी भी तुर्की का होता है। तो अब ये रास्ता यहाँ पर उसने अब जो व्यापार करते हैं, तुर्की के लिए क्वेश्चन में आता था, तो तुर्की लोग उस व्यापार में अत्यधिक मात्रा में टैक्स मांगते थे व्यापार करने के लिए। तो जो इजी वे में अभी तक व्यापार हो रहा था, वो बहुत महंगा हो चुका था। इसके अलावा और भी तरह से परेशान कर रहे थे। तो व्यापार धीरे धीरे क्या हुआ, कम होने लगा। दूसरी बात, जब इस बाइजेंटाइन साम्राज्य के लोगों को यहाँ से पराजित किया, यहाँ के जो आर्ट और कला और नॉलेज के बहुत पुराने, आपने ग्रीक का नाम सुना, महान ग्रीक, आपने सुकरात का नाम सुना है, आपने अरिस्टो का नाम सुना है, जैसा बहुत बड़े फिलोसफर्स यूनान, ग्रीक के ये यूनान के, वो लोग ग्रीस कहते हैं, ठीक है। तो उनकी जो कृतियाँ थी, कला और साहित्य के जो भंडार थे, वो जब यहाँ से लोग बाकी कहाँ चले, इटली चले। और यहाँ पर आपने टॉपिक पढ़ा है पुनर्जागरण, रेनेसांस जिसको बोलते हैं। अब यहाँ इसको भी समझना, देखिए ये सिविल सर्विस का होता है। रेनेसांस का मतलब क्या होता है कि आप वो सब को बताओ कि जैसे कि एक शब्द है ईश्वर को महत्व, और एक शब्द है मानव को। किसको महत्व देगा? अगर वैज्ञानिक सोचो कि तो किसको महत्व? ईश्वर को किसने देखा? प्रिजम्पशन है, हाँ पहाड़ होगा। तो हुआ क्या कि जब वैज्ञानिक सोच नहीं थी, तो मानो ईश्वर को मानो। जैसे दो जीवन होते हैं, एक को बोलते हैं लौकिक और एक को बोलते हैं पारलौकिक। लौकिक का मतलब जो जीवन हम लोग जीते, जो दिखाई देता है, और एक जीवन है मरने के बाद, पारलौकिक। तो क्या था, जब ईश्वर को जो महत्व दिया जाता था, तो उसमें जो लिस्ट क्लास था, वो कहता था कि मरने के बाद तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा, तुम हमको इतना पैसा दो, हमको ये टैक्स, हमको ये दो, हमको हो गया। तो विभिन्न प्रकार के अपना डर पैदा करके लोगों के बीच में लोगों को पैसा होगा। लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ, तो उन्होंने अपने परलौकिक जीवन को महत्व न देते, बल्कि अपने वर्तमान जीवन को महत्व, कि हमें आज के जीवन में मानववाद, ह्यूमन मानववाद कहते हैं कि हमें मनुष्य की स्वतंत्रता, सुरक्षा और उसके जीवन को सुखमय कैसे बनाया जाए, इस पर विचार। वहाँ ईश्वर को इसी को कहते हैं पुनर्जागरण, अलौकिक। अभी भी विभिन्न धर्म में डर देते हैं ना, धर्म में कोई बुराई नहीं, डर देते हैं कि आप गलत काम करोगे तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन उसका मिसयूज क्या है? गलत काम करो, लेकिन मुझे पैसा दो तो तुमको गलत काम से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये इसी को बोलते हैं आडंबरपूर्ण, पृष्ठ क्लास। तो ये यूरोप में भी था और
हिंदुस्तान और अभी भी। तो लेकिन जब वैज्ञानिक सोच डेवलप हो जाएगी तो कोई किसी को मूर्ख, तो वो वैज्ञानिक सोच ही वहाँ पैदा हो गई जो मानववाद की, और वैज्ञानिक सोच आई तो वैज्ञानिक डेवलपमेंट तमाम आप सुनते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक का नाम। तो उस समय यूरोप में ही पैदा हो गई थी। आपने गैलीलियो पुनर्जागरण देखा, तो जो वहाँ जो चर्च था रोमन वो ये कहता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर है। गैलीलियो ने कहा नहीं, सूर्य स्थिर है, उसको फांसी दो। ऐसे बहुत से लोग तो कहते थे कि तुम ईश्वर को तुम चैलेंज करोगे, ये तो लिखा हुआ है किताब और तुम मानो हो के चैलेंज कर सकते हो। बाद में उसको जब प्रमाणित किया गया, लोगों ने माना कि हाँ सही है। अगर आप मान लीजिए चर्च कहता था कि दुनिया गोल नहीं है, वो तो समतल कहता था कि समतल है, लोग कह रहे हैं गोल है, तो बहुत से लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया। अभी तो अब ये जब वैज्ञानिक सोच है तो अभी तर्क, जब पुनर्जागरण हुआ तो आगे तर्क, ठीक है। इसके अलावा पुनर्जागरण हुआ तो फिर वहाँ धर्म सुधार आंदोलन हुआ। धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो दो धर्मों के बीच में लड़ाई हुई। एक धर्म का कैथोलिक और दूसरा जो विरोध कर रहा था उसका नाम था प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में जब झगड़े हुए तो वहाँ से और फिर झगड़े हुए, प्रोटेस्टेंट फिर जीते भी। फिर कैथोलिक में जो कमियाँ थी अपने धर्म में, उस कमियों को दूर करने के लिए काउंटर रिफॉर्मेशन। काउंटर का मतलब होता है प्रतिक्रिया। काउंटर का मीन्स क्या होता है? हम गलत थे, हमको बताया किसी ने कि आप गलत हो, तो हम अपने अंदर के बाद में सुधार लाएंगे, पीछे से आगे बढ़ा अपने अंदर सुधार, उसको बोलते हैं काउंटर रिफॉर्मेशन का मतलब सुधार, ठीक है। तो अब वहां से निकलने का उद्देश्य तो ये जो आपका पुर्तगाल का और जो स्पेन का, यहाँ के जो किंग्स थे, इन्होंने दुनिया को जानने के लिए वहाँ से नौकाएं भेजी। स्पेन का पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी जो द नेविगेटर के नाम से स्पेन पुर्तगाल का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ तक है प्रिंस हेनरी। अब याद रहेगा पुर्तगाल बर्थ ठीक कर दिया। ऐसे क्वेश्चन तो अब जैसे आप टीचर बनने जाना है कहीं, तो हो सकता है एग्जाम में आए, सिविल सर्विस में नहीं। सिविल सर्विस में तो अवधारणा और कॉन्सेप्ट छुआ, जिसको आप पढ़ने के बाद जब अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे तभी उसको आंसर। अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए थोड़ा सा थिंक करना, सोचना, तो ये सब परिवर्तन हुआ। तो वहाँ से निकले, रास्ता बंद हुआ, चीज़ें जरूरत थी, तो वहाँ से दुनिया खोजने के लिए तो एक दो नाम था, क्योंकि ये रास्ता तो बंद ही हो चुका है। एक रास्ता और भी बता रहे हैं, जैसे ये अरब सागर देख रहे हैं, एक रास्ता किधर हो गया, आप लोग नोट कर लिए, भूल जाएंगे सर, कहीं कहीं से नोट कर लिया। एक रास्ता ये था, अब दूसरा रास्ता जो था उसके लिए अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी हम पॉइंट पे जब नेक्स्ट डे तो अच्छा लग रहा पढ़ने में। जगह का नाम अच्छा वो कब है, मैं कब एक ये किया था मैंने दसवीं दुनिया अजीब 1453 में, जिसके बाद उसका नाम है विकास दुनिया। इसको कब जीता तुर्की ने 1453। जो एक रास्ता ये बंद हुआ, दूसरा रास्ता ही व्यापार होता था। देखिए आप देखिए वर्ल्ड वाइड जानना, वर्ल्ड वाइड जानना, दूसरा भी रास्ता था। दूसरा रास्ता ये है कि जब आप वर्ड का यहाँ पर वर्ड का भाई पता लगा होगा तो मुझे बताना होगा फटाफट। दूसरा रास्ता है कि आपका ये अरब है, मान लीजिए
आज जो अरब आप देख रहे हैं, विभिन्न देश देख रहे हैं, आज वर्तमान समय में सऊदी अरब, यूएई, ये उस समय नहीं थे, ये सिर्फ अरब था। अरब में भी कई विभाजन होकर कई देश बने, और वो भी बने कब हैं? ये आपके प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से 1918 के बाद जो प्रथम विश्व युद्ध हो गया उसके बाद, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई दिमाग लगा नहीं अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों की। जान लीजिए अंग्रेज और फ्रांसीसी को आसान समझिए, इन्होंने पूरी दुनिया को लूटा है जैसे नींबू की तरह। आज तक वो अमीर बने हुए हैं। आज वो अमीर क्यों बने हुए हैं? क्योंकि जो दुनिया के संसाधन थे उन संसाधनों को लूटा है। और आज उनके नागरिक ऐश कर रहे हैं, बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, बढ़िया घर में रह रहे हैं। और कौन लूटा कौन है? एशिया और यूरोप के, और एशिया और अफ्रीका के लूट ले, और उनके नागरिक अच्छी ढंग से रहते हैं। देखिए फिर, लेकिन अब समय बदला है, और समय बदला है इस मायने में समय बदला है। भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़। और भारत के लिए रही खास हो रहा है क्योंकि पश्चिम के पास सिर्फ टेक्नोलॉजी है, बेचेंगे कहाँ? बनाएंगे तो बेचेंगे किसको? जब तक बेचेंगे नहीं तब तक मुनाफा मिलेगा। तो बेचने के लिए उनको चाहिए कस्टमर। आज आपके कपड़े बदल रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, कौन बनाया उसको? पश्चिम ने बनाया। आपकी कल्चर बदल रही है, आपकी संस्कृति सभ्यता बदल रही है। क्या कारण है? 140 करोड़ पॉपुलेशन, वो बेचेंगे नहीं तो पैसा नहीं। और इसलिए साथ में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है भारत में। चलिए ठीक है, तो ये अरब है। अरब में एक यहाँ पर एक फारस की खाड़ी है और एक ये लाल सा, फिर ये जाके कनेक्ट होता है भूमध सा, और उसके बाद आप देख रहे हैं अरब सागर है, अरब सागर है। तो ये अरब के लोग क्या करते थे कि ये भी एशिया से व्यापार, समुद्र है ना, समुद्र में तो कोई इंटरनेशनल लाभ तो नहीं, कोई भी आ जा सकता है समुद्र, जिसके पास जहाज है समुद्र में आए। तो यहाँ से सामान खरीदते थे और इस लाल सागर के थ्रू या फिर ये लाल सागर के थ्रू या फारस की खाड़ी, फिर अरब में आते थे। अरब की बात ये भूमध्य सागर में चले जाते थे, और भूमध्य सागर में जाने के बाद यूरोप को मिलते थे, और यूरोप के विभिन्न देशों में माल बेचते थे। लेकिन ये बहुत कठिन क्यों था? सामान जिसको समझिए ना, सामान आपने खरीदा कहीं से, फिर उसको नाव पे लोड किया, नाव से लोड करके फिर इसमें आए, इससे फिर इसमें आए, फिर डिलोड किए, फिर इस पर आए, और इसमें आके फिर गए भूमध्य सागर। तो कई बार सामान को उतारना पड़ेगा और कई बार चढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम बेच पाए। तो अभी समस्या है, ठीक है। और ये काम अरब के लोग, अरब के लोगों से मतलब उसमें इस्लाम आए थे तो मुस्लिम तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं इनलाइटेड थे। इनलाइटेड का मतलब प्रबुद्ध, होशियार, जानकार, ठीक है। ये रास्ता भी बहुत कठिन था कि यूरोप के लोग डायरेक्ट नहीं आ सकते, बहुत ज़्यादा आते थे, जिसको जरूरत है थोड़ा बहुत जाना चाहता है। तो अब ये रास्ता अगर ये बंद हो रहा है, यहाँ से हमको परेशानी हो रही है, तो हम भारत में पहुँचे कैसे, एशिया में पहुँचे, नए मार्ग पर कैसे खोज करें जिससे हम डायरेक्ट एशिया में पहुँचे, बीच में सब समस्याएं ना। तो इस काम के लिए स्पेन से कोलंबस को भेजा गया जाके भारत का पता, और कोलंबस भारत का पता लगा के निकला था, तो बस बाद में किनारे का पता लगा लिया थोड़ा सा ज्ञान और आ गया। 1493 से पहले पूरी दुनिया में कोई ये नहीं जानता था कि इस पृथ्वी पर अमेरिका नहीं, यानी कि आज से 500 साल पहले, आज से 500 साल पहले दुनिया का कोई व्यक्ति ये नहीं जानता था कि इस दुनिया में अमेरिका भी है। नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, अंडरस्टैंड? कोई नहीं जानता था कि अमेरिका भी। और आज 500 साल में अमेरिका का अस्तित्व पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचा रहा। कैसे नचा रहा वो भी विश्वविद्यालय बता रहा, कैसे नचा रहा कोई जानता नहीं। अमेरिका पहुंचने के बाद जब यूरोप के लोगों को पता चला कि अमेरिका आगे भी है तो यूरोप के जितने देश हैं, आपका ब्रिटिश, फ्रांस, स्पेन, इटली, ये सब देश जाके वहां अपना कॉलोनी बना,
वहाँ के जो लोग थे उनको रेड इंडियंस कहते हैं, मूल निवासी, यानी कि अमेरिका में कोई ना कोई रहता होगा ना, खोज हुई तो कोई ना कोई रहता होगा, तो वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको गुलाम बनाए और जाकर उनको शासन। और इस समय तुमको अमेरिका में और जितने गोरे दिख रहे थे वो गोरे कौन है? वो यूरोप के लोग हैं, लेकिन अब जाके वहीं बस गए, फिर उनके बच्चे वो तो अमेरिकन हो गए हैं, तो वो अभी वो ऑस्ट्रेलिया वहाँ के देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी वहाँ पे पावरफुल मैन नहीं है, तो कॉमन पीपल्स ट्राइब्स हैं। और ऑस्ट्रेलिया को कैप्चर किया ब्रिटेन ने, और वहाँ के गोरे जो हैं वो यूरोप के, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया इस तरह से इस शक्ति को, इस पॉइंट को जरूर नोट कीजिएगा जब आपको कोई कभी विजय करे, इस तरह बता के कि कौन देशी है कौन विदेशी है, तो हम फर्क नहीं कर सकते ना। तो देशी लोग तो बेचारे, आप जाइए ऑस्ट्रेलिया, तो कभी पढ़िए ऑस्ट्रेलिया का इतिहास, देशी लोग बेचारे वैसे अवरलेस, तो बाहर के लोग स्टडी हो वही कंडीशन। अमेरिका में गोरे काले का भेद कितना जबरदस्त है। काले कौन थे? मूल निवासी, या तो अफ्रीका से पकड़ के लेके गए थे मजदूरी करने, उनको राइट नहीं था। राइट किसको था? गोरे। उसके लिए भी संघर्ष है, चलिए ठीक है। तो कहाँ पर थे? तो हाँ, तो अब इसमें एक है यात्री बार्थोलोमियास नाम था, तो उसने ये यूरोप है, डस्टर यूरोप, उसको बुलाओ, डस्टर राहुल को कागज दे दो, इसको नोट करते चलिएगा भाई, यहाँ से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। काम नहीं है। दुनिया का दूसरा नाम तो क्या बताना? अब इस्तांबुल, और वैसे यूरोप के लोग उसको कांस्टेंटिनोपल कहते हैं, कांस्टेंटिनोपल, और ये लोग उसको कस्तूनिया कहते थे, तुर्की लोग। और जब मुस्तफा कमाल वाला ने तुर्की का नौ निर्माण किया तो उसका नाम रख दिया इस्तांबुल। ये तीन था, तो ये तीनों शब्द अगर प्रयोग होता है तो वो एक ही लगेगा। ये जैसे कि आपने यूरोप देखा, इधर आपने एशिया देखा, आप देखेंगे इधर ये अफ्रीका है। आज भी बच्चों का भी आप ध्यान से भी बड़ा व्यक्ति बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना, बड़ा नॉलेजेबल पर्सन बनना है। अफ्रीका के लोगों को देखिए बहुत गरीब, अफ्रीका महाद्वीप के जो बहुत सारे देश में से 30-35 देश हैं, तो अच्छी अफ्रीका में इजिप्ट, मिस्र, लीबिया है, मोरक्को है। इधर साउथ में आएगा तो साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका का नाम सुना है, दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम का नाम सुना होगा, लांस लूथर का नाम सुना होगा, और हैंसी क्रोंजे का नाम सुना है, एलन डोनाल्ड का नाम सुना, बड़ा फास्ट। दक्षिण अफ्रीका की टीम देखिए, आप ब्लैक्स भी खेलते हैं और व्हाइट भी खेलते हैं। ब्लैक्स जो है वहाँ के मूल निवासी, चूंकि जैसे भारत गुलाम था, कहीं कहीं दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों का, वो भी आके वहाँ पर मूल निवासी जो आपको दिखते हैं काले, वो इसी वजह से एक ही कलर। जिम्बाब्वे, केन्या, इस तरह करीब 30-31 देश हैं। तो यहाँ से लोग निकले। अब ये इधर का महासागर भी आप मैप में याद रखिए, इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक ऊपर जो है उसको उत्तर अटलांटिक महासागर बोलते हैं, अटलांटिक महासागर। नीचे जो है उसको दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो ये तो खोज हो गई, चले गए बेचारे अमेरिका, निकले थे भारत खोज करने के लिए।
यहाँ से जो बाटलों रियाज इसका नाम बताया गया है, उसमें एक वो यहाँ से चक्कर लगाता लगाता हुआ यहाँ पहुँच, उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप इसका नाम रखा गया, उसकी खोज की। और यहाँ पहुँचने के बाद इसके बाद जो आदमी आया उसका नाम था वास्को डी गामा। तो इसी रास्ते से वास्को डी गामा भी यहाँ पहुँचे भारत की खोज करने। भारत पहुँचने के लिए नए भारत की खोज करने के लिए, भारत पहुँचने के लिए या एशिया पहुँचने के लिए नए मार्ग। तो अब वो इस रास्ते से यहाँ है, तो यहाँ इसको एक यात्री मिला, इसका नाम था अब्दुल मजीद। सभी जगह में अब्दुल मजीद लिखा है, लेकिन दोनों नाम है, क्या में अब्दुल मलीक भी कहते हैं, अब्दुल मजीद भी कहते हैं। अब्दुल, लेकिन मैंने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया था मुस्लिम, और मैंने ये कहा था कि बड़े इनलाइटेड थे, तो ध्यान रखिए, क्योंकि आप इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही निरपेक्ष होगा। जब आपको कुर्सी दी जाएगी अधिकारी की, तो आपसे कहा जाएगा कि फैसला करो तो निरपेक्ष। आपको ये देखना कि इनकी जात क्या है, इनका धर्म क्या है, सही क्या है वो काम आप। ऐसे जब एक टीचर खड़ा होगा पढ़ाने के लिए, तो ना किसी जात का है ना किसी धर्म का है क्या एक्चुअल में, वो बच्चों को उसको डिलीवर करें। और वही जब आप एग्जामिनेशन में भी आपसे वही डिमांड होती है, जब आप बैठ के आपके पास आपका आपको निरपेक्ष होते हैं, तो यही कहीं फंसे वहाँ गल को करता है। ठीक है, आपकी कॉपी को अगर आप IAS में देखेंगे तो कोई IAS नहीं जा सकता, तो टीचर ही जा सकता। आप टीचर्स के एग्जाम देने जाओगे तो कोई टीचर ही चेक करेगा आपको मेंस में, कोई IAS नहीं चेक करेगा, टीचर ही चेक करेगा। अभी हमारे जानने वाले हमारे टीचर्स हैं, कॉपी चेक करने का टीचर्स में मिला, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल होता है। कोई ये थोड़ा कि जो IAS हो जाकर काम करेगा, बनाएगा कोई टीचर नहीं, सबके काम से बढ़ते हो, उनको इस तरह बनाएगा कि तुम जाके बैठ के बढ़िया काम सिखाएगा पढ़ाएगा। तो यहाँ पर बार्थोलोमेव डियाज के बाद जो दूसरा व्यक्ति था वो पहुंचा वास्को डी गामा। और यहाँ अब्दुल मलीक से जब उसकी मुलाकात हुई तो उसने भारत पहुंचने का उसका रास्ता था, और भारत को पहुंच, इस तरह से भारत पहुंचने के एक नए मार्ग की खोज। ये दोनों रास्ते, ये रास्ता और तुर्की वाला, ये जो लाल सागर भारत से गाड़ी में लाल सागर, ये रास्ता छोड़ना पड़ा, क्रॉस करना पड़ा, और एक पश्चिम दुनिया, ये दोनों रास्तों को छोड़ दिया कि हम इधर से हम व्यापार करेंगे ही नहीं, हम व्यापार करेंगे, हम सीधे अपने यहाँ से निकलेंगे अटलांटिक महासागर में। कौन सा अटलांटिक? उत्तरी अटलांटिक महासागर, और भूमध्य सागर होते हुए दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और दक्षिणी अटलांटिक महासागर से हम यहाँ की हिंद महासागर, और हिंद भारत का नक्शा देखते हैं ना, तो भारत इसी कहाँ है? हिंद महासागर, नीचे क्या लिखा है? हिंद महासागर, लिखा नहीं? हिंद महासागर में आएंगे और एशिया में हमारी मुलाकात हो जाएगी। तो अब वो इधर से ना आके बल्कि अब ऊपर से नहीं आ रहे हैं, तो बल्कि अब कहाँ जा रहे हैं? और नीचे है क्या? नीचे है क्या? इधर क्या है? कर्नाटक, ऊपर क्या है? महाराष्ट्र, यहाँ क्या है? गुजरात। आज का पता है, इधर चले जाओ, इधर क्या है? इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ऊपर नहीं जाएंगे। ऊपर क्यों नहीं जाएंगे? ऊपर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इधर हिमालय पर्वत है और इधर वही हिंदू कुश। तो इधर से भी समुद्र के माध्यम से व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि समुद्र है नहीं, स्थल मार्ग है, और इधर से भी स्थल मार्ग है, स्थल मार्ग से व्यापार नहीं होता। व्यापार किस मार्ग से होगा? समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग के लिए हमारे साथ अभी कोस्टल एरिया जितने हैं वो हमारे साउथ। जब भी तूफान और क्या क्या आता है, सुनामी, वो या तो पूर्वी तट से टकराता है या पश्चिमी तट से। अब इधर ये तट जो है इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, इसको वेस्टर्न घाट। अब और तुमको क्या अच्छे से बताएगा कि जैसे तुमको हम फिर वहाँ से तो इस पोर्शन को, ये पोर्शन है,
ये और इस तटीय क्षेत्र का नाम होता है कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल, कोरोमंडल बोलते हैं। और जो ये एरिया है इसको बोलते हैं मालाबार। माला ये क्या है? मालाबार और कोरोमंडल क्या है? तटीय, ठीक है, तटीय समुद्र के किनारे का जो पोर्शन है। अभी लोग बीच पे जाते हैं तो तट पे जाते हैं, फिर समुद्र है। अब यहाँ तक हम लोग, यहाँ तक कौन सा क्लियर हो रहा है? तो ये केरल में काली है, क्या पहुंचा? 1400 यानी कि 215 केरल के काली, यहाँ का राजा था जमोरी, हिंदू शासक था। वेलकम किया इसका और यहाँ पर उसको व्यापार कर दिया जी कि आप यहाँ सामान खरीद सकते हो। यहाँ से सामान खरीदा और यहाँ से लेके गया, पुर्तगाल में बेचा। बताते हैं उसको साकुमा कहते हैं। अगर फायदा हुआ तो ट्यूमर हुआ, मतलब सब जगह सूचना पहुंची तो बहुत फायदा हुआ। तो धीरे धीरे मतलब अभी पुर्तगाल की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि जो हिंद महासागर, इस हिंद महासागर में किसी और को व्यापार करना ताकि उसकी मोनोपॉली बने। पुर्तगाल मोनोपॉली का मतलब होता है एकाधिकार, कि जैसे अरब के लोग व्यापार कर रहे तो हम नहीं करते, हम कब करने देंगे जब मुझसे आप परमिशन देंगे। तो उन्होंने एक व्यवस्था उसमें शुरू कराई थी, उसको कॉर्टेज व्यवस्था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कॉर्टेज व्यवस्था, कॉर्टेज व्यवस्था अभी अगर यहाँ पे आप मान के 1415 करीब 150 साल, करीब 150 साल तक इस हिंद महासागर पर मोनोपॉली थी किसकी? पुर्तगाल। और इन 150 सालों में आप पूरा मुगल साम्राज्य आपका, क्योंकि इसके बाद 1500 पानीपत का प्रथम युद्ध होगा 1536 में। बाबर आएंगे, फिर हुमायूं आएंगे, फिर अकबर आएंगे, फिर जहांगीर आएंगे, फिर शाहजहां आएंगे। शाहजहां 1627 1658 और 58 से 1707 तक। अब आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको गौर करना है, तो सोचना है यहाँ पर, ठीक है, कि भारत में क्या उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, सेंट्रल पावर और रीजनल पावर, क्योंकि कोई आदमी सफल कब होता है? जब हम वी आर यूनाइट देन नोबडी कैन बीट अस, और इफ डिसइंटीग्रेटेड देन एवरीबॉडी बीट अस। अंडरस्टैंड? अगर हम यूनाइट हैं तो हमें कोई नहीं आना सकता। छोटी सी कहानी भी है, ये लकड़ी का बंडल, एक एक लकड़ी दिया पिता ने, तो सब बच्चों ने तोड़ दिया और 5 लकड़ियों को इकट्ठा करके दिया। सेम कंडीशन यहाँ पर कि हुआ क्या कि अब हम यहाँ पर राजनीतिक समझ, भारत की राजनैतिक समझ नहीं कि आगे उसमें भारत की इस तरह पुर्तगाल आए जो भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है। तो दिल्ली से अगर हम आएंगे तो दिल्ली शुरू में तो बहुत सेंट्रलाइज थी नहीं। भाई मुगल आए तो बाबर के समय बाबर को 4 साल काम करेंगे, 26 से 30 नंबर किया। फिर हुमायूं की जो स्थिति हुई, क्योंकि हुमायूं और अफगान, देखिए हुमायूं भी मुसलमान और अफगान भी मुसलमान, और दोनों लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? सत्ता के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है? धर्म। अगर धर्म हो तो मिल जाए, ये ध्यान रखिएगा। इतिहास अधिकारी तभी बनेंगे कि मेन मकसद है सत्ता। सत्ता मेरे पास थी, तुम्हारे पास थी। तो अफगानों को तो हराया था हम लोग, भाई इब्राहिम लोधी अफगान, भाई लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। और अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाए, आपको राजनीतिक स्थिति बता रहे हैं, तो जब फिरोज तुगलक की 1388 में डेथ हुई और उसके बाद से जो दिल्ली सल्तनत थी वो डिसइंटीग्रेटेड हो गई। यानी कि अगर उसका मालवा था तो स्वतंत्र हो गया, बंगाल था तो स्वतंत्र हो गया। जो राजपूत रियासतें थी, जो
दिल्ली सल्तनत के अंडर की रहता हूँ, मतलब सारी जो रियासतें थी वो लगभग स्वतंत्र हो गई। और दिल्ली सल्तनत बहुत छोटा हो गया। कोटेशन भी है कि दिल्ली सल्तनत दिल्ली से पालनपुर तक हो, इतना छोटा। और ऐसी सिचुएशन में ही आप देखेंगे कि जब दिल्ली सल्तनत छोटा तो तैमूर का भारत पर आक्रमण है 1398 में, इतना छोटा था। तैमूर भी लूट मार के लेके चला गया। क्यों लूट मार? तैमूर भी मुसलमान और भारत में जो शासक है वहाँ पे पैसा लूटा, लोगों को मारा, क्यों? डिसइंटीग्रेशन। जब तक सेंट्रलाइज पावर थी, बड़ा साम्राज्य था, एक सेना थी, तब तक आक्रमण नहीं। और देखिएगा इसके बाद से, तैमूर के आक्रमण के बाद से जब भारत में सेंट्रलाइज्ड पावर आ जाती है, उसके बाद से कोई विदेशी आक्रमण नहीं होगा। नोट दिस पॉइंट। अगर आपको सिविल सर्जन बनना और सिविल क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारत के पास सेंट्रल पावर है। और मुगल जब वीक हो तब विदेशी आक्रमण, 1739 नादिर शाह का आक्रमण, फिर अहमद शाह का आता है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली ने 7 बार क्यों? क्योंकि कोई इंटीग्रेटेड पावर उसको फेस करने के लिए नहीं है भी तो आ जाती है। क्योंकि जो साम्राज्य है वो सेंट्रल पावर और रीजनल पावर के बीच में बटा हुआ। अब सेंट्रल पावर रीजनल पावर समझ लीजिए कि दिल्ली तो इस समय की दिल्ली नॉर्थ, अब दिल्ली का शासन कहाँ तक था? तो आप ध्यान रखिए कि दिल्ली सल्तनत खिलजी जी पे नहीं जाएंगे, फिरोज, मैंने आप एक नाम बताया आपको कि फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का आप जाके आप देखिएगा फिरोज तुगलक का साम्राज्य कितना बड़ा था। फिरोज तुगलक का साम्राज्य किसी भी इतिहास में नेट पे खोल दीजिएगा, गूगल पे डालिएगा, आ जाएगा। मैप देखिएगा, फट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा कितना बड़ा था। और उसके बाद देखिएगा कि उसके बाद लोधी साम्राज्य कितना हुआ, देखिए छोटा हुआ, ठीक है। और उसके बाद मुगल साम्राज्य अकबर को देखेगा, देखेंगे कितना बड़ा साम्राज्य था, फिर बहुत बड़ा साम्राज्य, कश्मीर से लेकर कहाँ, और सबसे बड़ा साम्राज्य अगर पूछा जाएगा तो वो था औरंगजेब। 2 राज्य छूटे हुए थे, बीजापुर और गोलकुंडा, वो भी 1687 ईस्वी तक कैप्चर किया। साउथ का पोर्शन कभी भी दिल्ली के अधीन नहीं। साउथ का मतलब बिल्कुल और ईस्ट केरल, कभी अशोक के समय भी केरल जो भी था इंडिपेंडेंट था, अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। जो आज आज़ादी के बाद केरल भारत का हिस्सा है, लेकिन केरल में जो सरकार है वो जो भारत में जो सरकार है उससे जस्ट अपोजिट है। वहाँ लेफ्टिस्ट की गवर्नमेंट है, यहाँ राइटिस्ट की गवर्नमेंट है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार। लेकिन वहाँ आज़ादी के बाद से आज तक केरल में जो गवर्नमेंट है लेफ्टिस्ट समाजवादी है, साम्यवादी। हालांकि डेमोक्रेसी चुनाव होता है लेकिन वही पार्टी तो दूसरी पार्टी के वहाँ दाल नहीं करती। यहाँ पर आएंगे तो 2 साम्राज्य का नाम लेंगे। एक हम नाम लेंगे बर्मनी साम्राज्य और एक नाम लेंगे विजयनगर। आगे दक्षिण भारत में है ना, दक्षिण भारत में है बर्मनी साम्राज्य और विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य में भी केरल में, ध्यान रखिए। विजयनगर साम्राज्य 4 वंश के शासन किए। फिर विजयनगर साम्राज्य को करीब 1565 एक युद्ध होता कालीकोटा के बर्मनी साम्राज्य के जो शासक होते हैं उसको पराजित। और फिर यहाँ नए मैसूर साम्राज्य के स्थापना किया। तो कुल मिला के बर्मनी साम्राज्य का हम आपको जो बता रहे हैं, आपको बताने का मेरा उद्देश्य ये है भारत में जो भी कंपनियां आई, उद्देश्य क्या बताऊं? उद्देश्य ये कि भारत में जो भी कंपनियां आई वो यहाँ नहीं आई। अब क्यों नहीं आई तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटेड पावर, ठीक। उसे आएंगी तो क्यों आएंगी? समुद्र के मार्ग से आएंगी, समुद्र दक्षिण में, समुद्र यहाँ दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति, अगर दक्षिण भारत ही अगर इंटीग्रेटेड होता तो क्या इनको इंटर करने देता अपने देश में, और करने देता तो अपने अधीन रखता?
ठीक है। तो यहाँ है कि डिसइंटीग्रेशन। बहमनी साम्राज्य का जो विभाजन है वो 5 भागों में। बहमनी साम्राज्य जो है पहले तो एक बना, फिर एक से बनके कितना बना? 5 नाम रखे कि सबसे पहले बना अहमद, फिर नीचे बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर को बना। ये 5 एक बहमनी साम्राज्य से ये 5 साम्राज्य, यानी कि 5 के अलग अलग राजा हो गए, 5 के अलग अलग कला हो गई, संस्कृति हो गई। कुछ सुन्नी स्टेट थे, कुछ शिया स्टेट थे, इस वजह से आपका कुछ संघर्ष अंडरस्टैंड। कुछ सुन्नी स्टेट थे और कुछ शिया स्टेट, तो इस वजह से भी ये आपस में ही संघर्ष करते रहते। और एक बेटा और इतिहास में कुछ नाम रखिए कि संघर्ष हमेशा घर वालों को, जब राजतंत्र था तो अपने बेटे को अगर नहीं बनाया तो नहीं है तो भाई के बेटे को या उसके पोते को बना दिए। तो इस तरह से संघर्ष गद्दी के लिए हो। जैसे अभी आपने देखा कि एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को बनाया, लेकिन चाचा जो थे वो नाराज हो गए। चाचा ने कहा कि मैंने बड़ा मेहनत किया था, हमको बनाया। पार्टी अलग हो गई, दूसरी पार्टी बना दी। अगर रही फिर एक ना हुए तो हो सकता पार्टी टूट जाती, तो दूसरा शासन करता ना करता। तो जब तक एक रहे तब तक तीसरे की एंट्री, और जैसे लड़ेंगे आपस में यही हुआ। जब तक एक है स्टेट, तो पहले अलग कोई स्टेट, फिर अपने अंदर भी स्टेट के अंदर भी पॉलिटिक्स होती है। और जब तक ये इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं होती है तब तक इंटीग्रेशन जो है, जो एकता है वो चलती रहती है। और जैसे इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू होती है तो वैसे विखंडन शुरू होता है। जैसे कि आज के टॉपिक में मुगल साम्राज्य के विघटन भी है, थोड़ा सा कुछ पता नहीं। तो ये अलग अलग राज्य थे बहमनी साम्राज्य, ठीक है। तो जब ये आए तो इनको किसी एक आदमी से परमिशन नहीं लेना। इनका मन किया तो कभी अहमदनगर चले गए, कभी मन किया तो बीजापुर चले गए, कभी गोलकुंडा चले गए, वहां से परमिशन ली। और इस तरह से 1458 से 1650 इसका एक इन्होंने व्यवस्था शुरू की थी, कार्टेज व्यवस्था का मतलब था परमिट, कि किसी को भी अगर हिंद महासागर में व्यापार तो उसको हमसे परमिशन लेना, और परमिशन का मतलब था कि हमको कहाँ से करेगा, टैक्स देना, हमको टैक्स देना, उसके बदले में उसको सुरक्षा देंगे, उसका व्यापार हम कर देंगे। और जो परमिशन नहीं लेता था और डायरेक्ट व्यापार करता था तो यही उसको लूट लेते, पुर्तगाली उसको लूट लेते थे। तो इसी को कहते हैं मोनोपोली। आप उसका एक कि जो मुगल सम्राट अकबर था, पढ़ते हैं कि बड़ा शक्तिशाली सम्राट, लेकिन सिर्फ भारत के अंदर ही, जैसे वो समुद्र में जाएगा तो पुर्तगाली कहेंगे कि लाओ भाई इनको कार्टेज हमसे परमिट लीजिए और व्यापार कीजिए। तो अकबर को भी पैसे देने पड़े थे पुर्तगालियों को, तब वो व्यापार करता, न वो व्यापार लूट लेता, उसकी मोनोपोली, ठीक है। तो इस तरह से पुर्तगाली अब आए, पुर्तगाली आए, यहाँ स्टैब्लिश हुए। वास्को डी गामा कम से कम 3 बार भारत में आया। तो 1498 में आया, गया, फिर 1502 में आया, और उसके बाद 1524 से 1528 3 बार वो भारत आया। अब यहाँ पे 3 गवर्नरों के नाम आपको जो पुर्तगाल ने अपॉइंट किए थे। सबसे पहले गवर्नर का नाम था फ्रांसिस अल्मीडा। इसने अल्मीडा, अब ये क्वेश्चन पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति है। पुर्तगाली सरकार ने कहा था कि आप भारत में जाइए, आपको व्यापार करना है और ब्लू वाटर पॉलिसी अप्लाई करना है। ब्लू वाटर मतलब समुद्र पर एकाधिकार था, युद्ध नहीं करना और समुद्र पर आपको एकाधिकार था। अच्छा, ये यहाँ पर फिर आपको सोचना ये है कि आखिर वो सफल क्यों हो जा रहे हैं और हम असफल क्यों हो जा रहे हैं, या कोई अरब क्यों असफल हो जा रहा है। भाई अरब तो अभी तक व्यापार कर ही रहते, उनको भी तो उसने पीछे किया। तो उसके पीछे आएगी टेक्नोलॉजी जो
जैसे आज अमेरिका बहुत सबको डराता रहता है, क्या उसके पास क्या है चलो आओ, हम 140 करोड़ हैं, तो हमसे कम लेके आओ, ऐसे मारे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं वो बचा देख रहा है, उसने कहा कि बम बनाना नहीं, तो बनाओगे तो पैन और यहाँ अगर हम बनाए तो अपने उपग्रह से सेटेलाइट से किए पृथ्वी पर, तो वहाँ देख रहे भारत में क्या सेटेलाइट। अब तो सभी देश अपना स्थापित, ये तुम्हारा जो काम कर रहा है गूगल सेटेलाइट, गूगल मैप क्या है, तुम यहाँ बैठी हो, तुम कहीं भी अमेरिका बैठा दो तो प्रेस कर देगा तुम यहाँ इस क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी। उसामा बिन लादेन कहाँ से ढूंढा और लाके मार दिया पाकिस्तान। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि तकनीकी में जो आगे होगा वो आगे होगा। तो बहुत बॉडी बिल्डर है मैं कहता हूँ, जब कुश्ती हो तो देखा जाए, जब वॉर होगा तो कौन जीते? टेक्नोलॉजी। आज ये जो टेक्नोलॉजी है भारत की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी कहाँ की है? पूरे दुनिया में शायद वही बॉस बना है। स्वामी विवेकानंद जब गए थे अमेरिका तो बहुत सुना, बहुत पढ़ाया गया, उसका जो निचोड़ है तो रही है कि मैं आपको अध्यात्म दूंगा, आप मुझे टेक्नोलॉजी, मैं आपको अध्यात्म दूंगा, आप मुझे कह दीजिए, तब भारत का विकास होगा। टेक्नोलॉजी नहीं आई तो भारत का विकास नहीं होगा। इसलिए कोई कहता था मंदिर मंदिर मत बनाओ, विद्यालय का विज्ञान पर तब भारत बदलेगा, वरना यहाँ के युवा अभी होतियाँ नहीं माने तकनीकी, तो पुर्तगाली में टेक्निक, इस वजह से कुछ सफल होगा। अब इनसे ज़्यादा जिसके पास टेक्निक होगी उनको तो अल्मीडा आया, अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1505 से 1515 यहाँ से देखने पॉइंट उसने गोवा गोवा विन बीजापुर में गोवा था, वहाँ पे आगे शाही वंश का तो मैंने अभी आपको पता नहीं कि एक 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 साम्राज्य था जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य, फिर उसके टुकड़े हुए। अब उसके टुकड़े को हमेशा हम लोग इतिहास में निकल पढ़ाते हैं, ऐसे बताते रहो बच्चे भूलते चले जाए। मैं बना के समझा, ये बना है मन बम्बई, यहाँ बना भूजा, यहाँ बना यहाँ बना बारात, ऐसे कुछ बारात भीतर ऐसे यहाँ बना, इस तरह से कर देते हैं। 5 राज्यों के नहीं होते, 1 2 3 4 5 एक। मैंने क्या कहा, इनके पास ऑप्शन है कि कहीं से आके हेल्प मान सकते हैं, उनको व्यापार करना, कोठी बनाना तो दीजिए, अब वो कहेगा हम किराया तो हम आपको देंगे, या हम आपको व्यापार करना हमारे यहाँ तो टैक्स दो, या हमको फ्री आप रेट देंगे तो आप रेट दीजिए हमारे यहाँ। अब भारत में कोई व्यापार करने आता है तो क्या कहते हैं मोदी जी, आओ तो हम पैसा नहीं देंगे, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओगे तो हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन तुमको भी फायदा होगा। वही आके कहीं जम गया तब क्या होगा? लेकिन हम अब वो हमारे पास रीजनल पावर, लेकिन रीजनल पार्टियां तो हैं, रीजनल पावर तो कहीं और मिल जाए उनको तो कुछ भी हो सकता है, आसान कुछ नहीं। गवर्नमेंट तो है ही, गवर्नमेंट अपना पावर दिखाएगी तो देखा जाएगा, लेकिन अगर टूट पड़ जाएगी तो कोई तीसरा हमेशा विन कर जाएगा, यहाँ पर नहीं। तो ये जो अल्बुकर्क था 1510 में, इसमें गोवा जीता, गोवा में बाकायदा अपने आपको स्टैब्लिश 1510। तो अब आपको थोड़ा ये अल्बुकर्क, इसके बाद अल्बुकर्क ने कहा कि अब चूंकि भारत में रहना है हमको, तो भारत की महिलाओं से भी बात, यहाँ जब बच्चे पैदा होंगे तो संख्या हमारी बढ़, फिर उनके रिलेटिव कम हो जाएंगे तो वो हमको ऑथराइज कर देंगे, संबंध हो जाते हैं तो लोग ऑथराइज कर देंगे। सती प्रथा को बंद कर, शादी तो कोई करेगा नहीं। भारत में सती प्रथा थी, क्वेश्चन पूछा सती प्रथा किसने बन गया, तो क्यों किया?
कहा कि जो विडो है उनसे विवाह करो। विडो को तो हमारे यहाँ सती कर दिया जाता है, तो कहेंगे शादी को करेगा नहीं। तो तुम ऐसा करो कि जो जितनी विडो औरतें होना चाहती हैं उनको महसूस शादी करो। आज भी गोवा चले जाओ तुमको वहाँ सब पुर्तगाली ही मिलेंगे। आज जो गोवा का जो मॉडर्न कल्चर तुम देखते हो वो इंडिया का नहीं है, वो कहाँ का कल्चर। ये जो तुम काजू खाते हो, ये पुर्तगाली नहीं आए थे तो उससे पहले कोई काजू नहीं खाता था। काजू की फसल कहाँ की है? आलू, तंबाकू, तंबाकू भी कोई नहीं खाता। तंबाकू कैसे पैदा होता जानते नहीं। ये सब वो जब आए तो अपने साथ लेकर आए। तंबाकू से पपीता, पपीते से भी आपका मुलाकात। आज शाम को अगर पपीता खा लीजिए तो आपका पेट सही रहेगा रोज शाम। तो ये सब चीज़ें जब सब लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इसे पढ़ते हैं कि जब इस्लाम आया तो इस्लाम अपने साथ नहीं खेलेगा। अब क्या सीखा हम दोनों सभ्यता और संस्कृति मिली, तो ऐसे जब ये सभ्यता और संस्कृति मिली तो कुछ नई चीज़ें। तो ये आलू ना होता तो सब्जी खा पाओगे। तो ये आलू करके ये सब क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा देश लेकर आया। जानेंगे तो अपर से टिक लगाएंगे, ईजी हो गया। नहीं जानते हैं तो उसमें ब्रिटेन भी लिखा हुआ, अमेरिका भी लिखा हुआ, दुनिया भर का फ्रांस भी लिखा हुआ। नहीं जानते तो कहीं तुक्का मारेंगे। सती अलगू कर के बाद नाना डी कूना, नीनू डी कूना भी लिखा हुआ है, नाना डी कूना भी। देखिए सब कैसे, देखिए सब चीज़ें से मैं लेक्चर दे रहा हूँ। लेक्चर देने का आप नोट डाउन करिए, फिर घर पे जाकर बुक खोलिए, आप उसको पढ़िए। वो चीज़ नहीं है कि यार आपको एक ही चीज़ याद दिखाई जाएगी आप याद करें। और वेल फिल्म्स क्यों, क्या परिवर्तन आ रहा है, क्यों हुआ, ये जरूर पूछना। क्यों हुआ, क्या परिवर्तन है, क्या लाभ हुआ, क्या हानि। ये 4 बातें हमसे नोट करते हैं जब कोई भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इधर से बैठे, इधर गोवा, इधर चले आए, इधर बेटा कुल्ली है, फिर कई जगह मस्ती मतलब है। देखिए अभी सब कौन सी जगह है, ये सब तटीय क्षेत्र है। और सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र ये भी जो बंगाल है। बंगाल से मतलब आप, बंगाल का मतलब आप सोचिए कि जो इस समय का पूरा बांग्लादेश है वो बांग्लादेश, आपका जो वर्तमान है पश्चिम बंगाल है वो, उड़ीसा, इतना बड़ा। अब ये बंगाल किसके कंट्रोल में, ये आपको ध्यान, ये बंगाल कंट्रोल में होगा। मुगल यहाँ पर अपमान करता है सूबेदार। तो अब ये अगर इनको यहाँ जाना है तो यहाँ जाके इनसे मिले नहीं। यहाँ सूबेदार सरकार के परमिशन किया कि हमको यहाँ पर गोदाम खोलने का क्या पर सूबेदार ने किए। ठीक है, तो ये क्रम चलता 150 साल। पुर्तगाल प्रभाव में कब कम है, ये 1661 की बात है। आपसे पूछेगा अभी तो आपको मुझे पता नहीं, मुझे कम कब हुई। तो 1661 में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सब है जो बोल रहा है। 1661 में पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, इसका विवाह इंग्लैंड के किंग चार्ल्स II से। और इस विवाह के रूप में जो बम्बई थी, बम्बई आप कहते हैं ना, पहले इसको सॉल्सेट कहते हैं। क्या कहते थे? सॉल्सेट। अब तो मुंबई कहते हैं, पहले मुंबई फिर मुंबई, पहले इसको सॉल्सेट कहते हैं। मुंबई को बसाने में पुर्तगालियों को बोलते, मुंबई नहीं था, गुजरात था। गुजरात इसको कहते हैं। गुजरात वेरी इंपॉर्टेंट। आप एनिशियल हिस्ट्री से पढ़ते चले आइए कि लोथल और कैम्बे बंदरगाह गुजरात में। तो जितने मैक्सिमम बंदरगाह सूरत से लेकर कम से कम 3-4 इंपॉर्टेंट बंदरगाह
गुजरात और बॉम्बे जो सालसेट और बसीन, ये दो क्षेत्र हैं, इसको पुर्तगालियों ने जीत लिया इन्हीं अहमदनगर के इलाका में। बीजापुर से गोवा जीता, सालसेट और बसीन जीता अहमदनगर से, और वहाँ बम्बई बसा आर्किटेक्ट। तो जब इनको ये इनके कब्जे में था, जब शादी हुई तो दहेज के रूप, देखिए दहेज उस समय भी है आज से 400 साल पहले। अब आप कभी दहेज पे कभी सुना हो, एक पॉइंट भी जोड़ सकते, आप ब्रॉड सोचिए तब देख पाएंगे ये खत्म कैसे होगा। आज से 400 साल दहेज का उल्लेख कहा कि तो पुर्तगालियों ने जब विवाह के कैथरीन का चार्ज तो इसको दे दिया इंग्लैंड के राजा को। अब इंग्लैंड को राजा को दिया तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लैंड की, तो इन लोगों की मुलाकात भी होगी, तो कहा कि भाई हमको मिला हुआ है तो ऐसा करो तुम ही ले लो, कंपनी वालों को दे दो। क्योंकि इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी। गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी में बड़ा अंतर होता है। गवर्नमेंट कंपनी में अगर आप ड्राइवर हो मर जाए तो आपके बच्चे को भी ड्राइवर की नौकरी मिल जाए, चपरासी की नौकरी। और प्राइवेट में आप ड्राइवर है मैंने कहा तो आपका कोई दूसरा ड्राइवर है, कोई जॉब एश्योरेंस नहीं, आश्वासन नहीं है कि प्राइवेट का मतलब खून चुसवा कहे आप काम करोगे तब तक पैसा मिलेगा, काम खत्म। और सरकारी नौकर हो तो मर गए पेंशन भी तो मिलेगी और उसके बाद बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, वो मर गए नौकरी में तो उनको मिल। तो सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी का बड़ा डिफरेंस है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी प्राइवेट कंपनी, वही फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सरकारी में जानते हैं थोड़ा बहुत आनी खोजी भी करने लगते हैं, उसको तो उसको अधिकार मिलेंगे। खैर चलिए ठीक है। तो ये जब दहेज में मिला तो दहेज से भी वो उनको दे दिया अंग्रेजों को। तो जो प्रतिस्पर्धा थी पुर्तगालियों की और ब्रिटिशर्स की, वो प्रतिस्पर्धा यहीं से धीरे धीरे समाप्त होती चलिए। वरना जब पुर्तगालियों के बाद जब डच आए, डच के बाद जब अंग्रेज आए, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट संघर्ष, वो संघर्ष धीरे धीरे शुरू में बहुत संघर्ष, और उसी संघर्ष का परिणाम है कि आगे चल के बहुत सारे भारत में युद्ध हुए, और उन युद्धों में इन्होंने मध्यस्थ किया। अरे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम तुम्हारी मदद करें, तो हमारा मदद करें, उनकी वैल्यू है, उनके पास टेक्नोलॉजी। भारत के राजाओं के पास लोग तो थे, सेना पता चला 50,000 की सेना, और फ्रांस के पास पता चला 1,000 की सेना, 1,000 में 50,000 तो खड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास गन है, उनके पास तो है भी तो खड़ा। अब वो तलवार से और भाले से, तलवार भाले से अब जैसे आज के समय में जिसके पास AK-57 है, AK-47 है, सब ऐसे बंदूक में जो 1 मिनट बताते हैं, 1 सेकंड में साफ कर पाएंगे, और किसी के पास कट्टा वो कीजिए टेक्नोलॉजी का बहुत हो। तो मैंने बताया अल्मीडा के बारे में, ब्लू वाटर पॉलिसी सबसे इम्पोर्टेंट, अल्बुकर्क और नीनो दी कूना, और उसके बाद फिर वास्को डी गामा। फिर हम आपको सुबह से नीनो दी कूना जो गवर्नर था, इसने 1630 जो अभी तक जो पुर्तगालियों का जो हेडक्वार्टर होगी, उस हेडक्वार्टर को उसने गोवा में स्टैब्लिश किया। हेडक्वार्टर का मतलब जैसे आप कैपिटल कह देते हो, जैसे भारत की कैपिटल क्या है? दिल्ली। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? पूरे उत्तर प्रदेश को लखनऊ से तो गवर्न किया जाता है। ऐसे वहाँ से जो भी भारतीय क्षेत्र में जितने भी उनके पास परेशान उनको बाउंड तो नहीं रहा बच्चों, बोरिंग क्लास, कहीं कोई समस्या हो तुरंत बताइए।
प्रश्न हो तो तुरंत पूछ सकते हैं, जैसे जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि मुख्यालय कब ट्रांसफर 1630 में नामांकित हुआ गोवा से फिर गवर्नर। तो आप ये मान के चलिए कि 1598 में आए थे और 1498 में आए थे और 1661 बहुत ही प्रभावी ढंग से इन्होंने यहाँ पर व्यापार किया। उसके बाद जब विवाह हो जाता उसके बाद उनका धीरे धीरे वर्चस्व प्रतिस्पर्धा कम हो। ये डच है, ये क्रम लगाने को भी आता है, ये डिसऑर्डर नहीं कर देगा, बोले तो ऑर्डर में लगाइए। एक देश यहाँ पर एक है डेनमार्क, डेनिश है, डेनिश कंपनी डेनमार्क, और एक है स्वीडन में। अगर आप इस तरह करेंगे तो 3 ये 4 ये 5 और 6 हो गए, 6 कंपनी। लेकिन ये दोनों ठीक नहीं है, ये तो अपना सब बेच पा के चलिए और ये भी कुछ दिन ही नहीं चलेगा। ये भारत में आने का क्रम है, ध्यान रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। भारत में आने का क्रम, अगर आपसे पूछे कंपनी की स्थापना का क्रम, थोड़ा सा ही परिवर्तन हो जाएगा। इंग्लैंड पहले आ जाएगा डच का, ये 1602 में है और ये 1600 स्थापना। और आने के क्रम में आने कंपनी तो बन गई, आना चाहते, लेकिन जो लेटेस्ट है वो दूसरे को अपने अंदर आने देना नहीं चाहते, तो दोनों के बीच में संघर्ष हो। ठीक है, रिपीट कर दें, ये भारत में आने का क्रम, भारत में आने का क्रम। और अगर कंपनी की स्थापना का क्रम पूछेगा, कंपनी की स्थापना का क्रम, इंग्लैंड में जो कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में और डच की हुई थी 1600 में, तो नहीं ये ऊपर चला जाएगा 10 में, बाकी क्रम वैसे। स्वीडन चलो, ये दो तुमको हम डच के बारे में बता दें। जितना भी आप इसको जाकर आप स्टडी करेंगे, जो आपका ज्योग्राफिकल स्टेटस है वो आपका क्या है कि जो भी कंपनियां आई तो ध्यान से सुनिए इसको, तो फिर कीजिए दिमाग। जो भी कंपनियां आएंगी इधर नहीं जाएंगे, उत्तर भारत, वो सब इसी तटीय क्षेत्र में जो रहेंगे वो आंसर कर सकते हैं आप, ठीक है। तटीय क्षेत्र, और इन तटीय क्षेत्र से जो कंपनी स्थलीय क्षेत्र को जीतेगी वही भारत को शासन। भारत शासन क्यों करे? क्योंकि ये वीक होगा। ये वीक क्यों होगा ये भी आपको जानना है कि आगे ये कमजोर होगा, ये बढ़ेगा। इसीलिए दो युद्ध जो है, प्लासी का युद्ध और बक्सर 1757 और 1764, और 1765 में इलाहाबाद की संधि, दो संधियां हुई, 12 का 1765। ये इतिहास की बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम आते हैं। लेकिन पहले हम अभी आपको कर्नाटक वार भी बताना है कि फर्स्ट कर्नाटक, सेकेंड कर्नाटक और थर्ड। तो यहाँ से देखेंगे आप पावरफुल कैसे कोई कंपनी कैसे पावरफुल हो रही है, और हमारे यहाँ का मामला क्यों होता है डिस्टर्ब, आंतरिक मामले डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं, और कैसे किसी तीसरे व्यक्ति को मौका मिला आंतरिक मामले में इंटरफेयर करने। आप लोग एक शब्द सुनते होंगे, संप्रभुता, सुनते हैं, बोर्ड का साइंस पढ़ते हैं कितने लोग? संप्रभुता को इंग्लिश में सोवर्निटी बोलते हैं।
संप्रभुता का मतलब क्या होता है? एक लोग गलत बताइए। संप्रभुता का मतलब हाँ, आंतरिक मामले में किसी बाहरी हस्तक्षेप। मोदी जी बार बोलते हैं कि भारत एक संप्रभु देश है, अभी जल्दी बोला गया भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु का मतलब डेमोक्रेसी, संप्रभु का मतलब आंतरिक मामले में जैसे हमारे तो कुछ भी हो, चाइना आके वहाँ मदद नहीं कर सकता कि आओ समाजवादी पार्टी से क्या मामला है अखिलेश जी, और उधर जाए उन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मिले, बताओ क्या मदद कर दें तुम्हारी, तो फिर वो मदद कर देगा, ये रिवोल्ट कर देंगे, सत्ता पलट जाएगी। संप्रभु का मतलब है कि इंटरनल मामले में कोई विदेशी इंटरफेयर, मतलब भारत की सेना उसका सामना करेगी, आराम तब इंटरफेयर करो, अंडरस्टैंड। उस संप्रभुता यहाँ नहीं, संप्रभुता नहीं। आपसी मामले में जैसे हमारा तुम्हारा झगड़ा हो जाए, हम इनसे कहें हमारी मदद करो, और तुम इनको बुला लो, और उसमें ये हमको हरा दें, ठीक है, तुम खत्म हो गए। सर, ये जो धर्म है पुर्तगाल, डच और इंग्लैंड का, तो पुर्तगाल के क्यों आए, डच करने के लिए आए हैं? क्या चीज? सबसे पहले तो पुर्तगाल ही भारत में आया, और पुर्तगाल जब गया वहाँ पर सर क्यों? तो डच कहाँ निकले? दो ही तो निकले थे। वेरी गुड क्वेश्चन। यूरोप से दो ही कंट्री पहले निकले थे देशों की खोज के लिए, एक स्पेन निकला था, एक पुर्तगाल निकला था। स्पेन निकला कोलंबस अमेरिका पहुंच गया, और ये निकला म्यांमार पहुंच गया। और जब यहाँ से गया, यहाँ से सब सामान लेकर नए मार्ग के माध्यम से, और वहाँ बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ, तो उसका जब कोई चीज़ प्रॉफिट हुआ तो लोगों तक किसी सूचना पहुंची, व्यापार में बड़ा फायदा। नीदरलैंड तो बहुत दिन तक इसके पुर्तगाल के पिछलग्गू की तरह था, उसके बाद पिछलग्गू डायरेक्ट व्यापार भी चला गया, वो चला गया, नीदरलैंड चला गया। मतलब और सब देशों में भी 5 देश, ये जितने 5 देश हैं, इन लोगों की जागरूकता की कमी थी, इसलिए इन्होंने शुरुआत नहीं की खोजने का। टाइम बहुत तेजी से, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत धूप नहीं हो गया भैया। जागरूकता की कमी क्या? हाँ बोलो बोलो। ये कह रहे थे कि पुर्तगाल ही पहले क्यों आए, स्वीडन या फ्रांस या डेनमार्क, इंग्लैंड पहले क्यों नहीं आए, या हम इनको कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की कमी थी या जागरूकता की कमी थी, कह सकते हैं पुर्तगाल ही क्यों आए, या उनको आवश्यकता थी? जागरूकता पड़ा कि इनको वहाँ से निकलना है, नए देशों के खोज, वहाँ खोज करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, लोगों को ईसाई बनाएंगे, धर्म प्रवर्तन भी कराना होगा, इनका उद्देश्य। ईसाई लोगों को क्यों बनाएंगे?
जो था अरब तेजी से एक्सपेंस कर रहा था लोगों को कन्वर्ट करने में। अरब ही लोगों को मुसलमान बनाने में, क्योंकि जब आप अरब के पश्चिम जितने भी आते हैं, अरब का पूरा अरब देखेंगे, अरब का पूरा देखेंगे, अरब का पश्चिम देखेंगे, ठीक है। आपने ईरान का नाम सुना ना? ईरान तो मुस्लिम कंट्री नहीं था, ईरान तो पारसी कंट्री, पर्शियन। आपके रतन टाटा वगैरह तो भारत में, इनके पूर्वज भारत से भाग कर आए। भारत में पारसी ना, ये आपकी स्मृति जुबिन ईरानी, ईरान आ गया ना, पारसी, नॉट इंडियन। तो वहाँ से भाग कर आए हुए यहाँ पर गुजरात। तो वहाँ के जो लोग इस्लाम ने इतना तेज अपना विस्तार किया तो वो कन्वर्ट हो गए। और इस्लाम को अरबी, कुरान जो है वो अरबी भाषा, उसका ट्रांसलेशन कर दिया फारसी। कुरान को अरबी और फारसी में ही पढ़ा जाता है। भारत में भी लोग अरबी फारसी नहीं पढ़ सकते, उसका मतलब नहीं आता, पढ़ते हैं अरबी। और एक कोटेशन है, किताब है एल बैशम, अद्भुत भारत, अद्भुत भारत। तो उसमें उन्होंने बताया कि जब बाद में लोगों को पता चला, जैसे भारत की जो सभ्यता संस्कृति थी वो आज से 5000 साल पहले जो थी वो आज भी है, आप और उतना नहीं, पूंजीवाद और ग्लोबलाइजेशन की। लेकिन अभी वही जो ओम हुआ श्वर तत्सव पढ़ने में बहुत आज से 5000 साल पहले अगर लिखा होता तो आप भी उसको पढ़ते हैं, यानी कि सभ्यता संस्कृति बनी हुई। लेकिन जब भारत के लोगों को ये ज्ञात हुआ कि हमारी सभ्यता संस्कृति कुछ और हमारी सभ्यता संस्कृति कुछ और हो गई, तब उसने ये किताब लिखी थी। बताते कि भारत दैट वंडर दैट भारत तो बहुत मतलब इतने विदेशियों के आगमन हुए, लेकिन उसकी सभ्यता और संस्कृति नष्ट नहीं हुई। वहीं ईरान को देख लीजिए, ईरान जो पारसी कंट्री था वही मुस्लिम, तो वहाँ के लोग जो अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति देखते, उनकी पूजा करते, सूर्य की पूजा करते, अग्नि की पूजा करते। लेकिन ईरान का इस्लामीकरण हुआ, इसका कि इस्लाम ने ईरान को जीता, लेकिन इस्लाम ने ईरान को जीता, लेकिन ईरान ने इस्लाम को जीता। अरब का इस्लाम बहुत सादा था, सादा का मतलब बहुत ही विदाउट कलर। और ईरान का जो इस्लाम बहुत कलर, यानी कि वहाँ ईरान की सभ्यता संस्कृति पर इस्लामिक तो हो गए, लेकिन जो उनकी सभ्यता संस्कृति कलरफुल, जैसे कि आप सऊदी अरबिया के शेख को देखिए तो व्हाइट कपड़े में दिखेगा ना, लेकिन एक ईरानी को देख लीजिए आप, कोट पैंट टाइप। अब यहाँ के लोगों को देखिए, उनका रहन सहन में जैसा खान वही जो उनकी थी वो थी, तो धर्म बदला, भाषा भी नहीं बदली, भाषा भी वही ट्रांजेक्शन करके हमें जो उनकी होली बुक थी पूरा उसका फारसी पूरा थी। और भारत में जो इस्लाम बना उसके बाद भारत में पूरा ये इधर आपका उधर का इधर पश्चिम है, अरब से जो इस्लाम इधर आया पूरा भारत में जो इस्लाम वो अरब का इस्लाम नहीं आया, बल्कि ईरान का इस्लाम। भारत में जितने आपको सल्तनत काल के जितने आपको सुल्तान मिलेंगे या मुगल काल के जितने बादशाह मिलेंगे वो आपको कलरफुल मिलेंगे, सिर्फ औरंगजेब। सब शराब पीते थे, सब रंगीन कपड़े पहनते थे, सब भव्य दरबार लगाते थे, सब तरह के शौक करते थे, लेकिन सिर्फ औरंगजेब के ऊपर कौन सा कल्चर आया? अलग। वहीं से फिर डेक्लाइन होना शुरू हो मुगल साम्राज्य। कौन?
इनका एक उद्देश्य ये भी था कि हम इस्लाम का विस्तार होगा। ईसाई पूरे दुनिया का पॉपुलेशन देखिए, नंबर 1 पे कौन है? ईसाई। नंबर 2 पे कौन है? मुसलमान। नंबर 3 पे गिनिए कौन है? फिर नंबर 4 पे गिनिए, नंबर 5 पे देखिए हिंदू कहाँ पर, फिर देखिए बौद्ध कहाँ पर, फिर देखिए जैन कहाँ पर, फिर देखिए सिख कहाँ। पूरे दुनिया में सबकी संख्या होती है ना, कितनी संख्या किसकी, तो मुसलमानों की संख्या तेजी से जो बढ़ रही थी, उस संख्या को बैलेंस करने के लिए भी ये वहाँ से बोले थे कि हम लोगों को कन्वर्ट करें, ईसाई बनाएंगे। और बनाया नहीं लोगों के। आज भारत में जो मुसलमान हैं तो कौन से लोग हैं? भारत के ट्राइब्स हैं या कन्वर्टेड इन इस्लाम। भारत के बहुत सारे ईसाई हैं, वो कौन है? भारत में पैदा हुए ना, कन्वर्टेड इन इस्लाम, दे आर कन्वर्टेड इन क्रिश्चियनिटी। वो ईसाई हैं, आज मिस्टर डिसूजा है। और आज भी वो सभ्यता और संस्कृति का संघर्ष चल रहा है। हर सभ्यता संस्कृति चाहती है कि हमारी सभ्यता संस्कृति का विस्तार हो, पूरी दुनिया का इस्लामीकरण हो जाए, पूरी दुनिया का ईसाईकरण हो जाए। ये संघर्ष चल रहा है, का नहीं है। बैकडोर से ये संघर्ष अब भारत में देखिए कि हर कोई उनका धर्म परिवर्तन करा रहा है। हम हिंदू बनाएंगे, कोई मुसलमान बनाएंगे, और लोग लड़वाए हैं और कह रहे हैं हमको सत्ता चाहिए, बुद्धिमान है सत्ता में रह के मलाइक नहीं। तो पढ़ने का मकसद ये है कि आपको हर चीज़ को समझना, अंडरस्टैंडिंग बनाना। अभी तो आप डिफरेंट होंगे, वरना तो फिर एक सिलेबस है पढ़ा दिया था, उसको पढ़ लिया और उससे, लेकिन आप जीवन में वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ डिफरेंट हुआ। भारत यहाँ आया, इंग्लैंड भारत में आया, तो इंग्लैंड भारत में आया तो क्या लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं करना? बहुत से लोगों का धर्म। आप बंगाल चले जाइए, आप उधर मणिपुर चले जाइए, मणिपुर के सब कौन से धर्म को मानने वाले? ईसाई धर्म को मानते हैं। वो हिंदू नहीं, ईसाई धर्म को। किसने परिवर्तन करा? अंग्रेजों ने। केरल चले जाइए, एक बार चेहरा देख लीजिए, हमारा चेहरा उनके चेहरे कोई अंतर नहीं होगा। वो ईसाई हैं, वो अंग्रेजी धर्म बोलते हैं। हमने उनको महत्व नहीं दिया तो क्या है, उन्होंने कहा कि आओ आप हर जगह मिशनरीज हॉस्पिटल खुले हुए हैं, वो सेवा करते हैं, कहते हैं हमारा धर्म अच्छा है और हमारा ईश्वर बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ होगा तो आराम से रहोगे। वो धर्म पूरा है तो बदल। ये सभ्यता और संस्कृति का जो संघर्ष है ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे निरंतर चलता रहेगा। अब जो होशियार होगा वो अपना जीवन अच्छा से जिएगा और निकल जाएगा। अंडरस्टैंड? तो अभी ये यहाँ ये इसलिए थोड़े वहाँ से निकले थे कि हम जाएंगे, अंग्रेज भारत में आए थे, सोचते थे कि हम भारत जाएंगे और भारत को खूब साफ सुथरा बनाएंगे, वहाँ खूब विकास करेंगे और वहाँ से विकास करने के बाद वहाँ की चाबी ऐसे किसी भारतीय को देंगे महात्मा गांधी को और चले जाएंगे। वो यहाँ पर परोपकार करने थोड़े आए थे, वो यहाँ परोपकार करने नहीं आए थे। वो आए थे कि यहाँ उनको लूटेंगे, व्यापार करेंगे, यहाँ अपने लोगों को प्रचार प्रसार करेंगे। ये तो फिर जब हमने हमारे अंदर जागरूकता आई तब हमने क्या जी टाइम हो गया टाइम। चलो ठीक है, फिर 3:30 हो गया है। तो कल हम आपको ये 3 कर्नाटक बार जो है आप क्लासी बक्सर पे, ये आपको हम कल, ठीक है भाई। थोड़ा सा जो है मैं आपको और बताऊँ